Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about Prony brake dynamometer, components and working. So आज हम डिस्कस करेंगे प्रोनी ब्रेक डायनामोमीटर के बारे में और उसके कंपोनेंट्स एंड वर्किंग के बारे में. So without wasting much time, let us start this video. Prony brake dynamometer. It is an absorption type device. So Prony brake dynamometer वो एब्सॉर्प्शन प्रकार का डिवाइस है. एब्सॉर्प्शन यानी कि अवशोषक. इट इज यूज्ड टू मेजर इंजन ब्रेक पावर बाय कन्वर्टिंग रोटेशनल एनर्जी इनटू हीट थ्रू ड्राई फ्रिक्शन. सो बेसिकली जो डायनेमोमीटर होता है वो इंजन का ब्रेक पावर मेजर करता है. सो ओवर हियर व्हाट हैपन, कन्वर्टिंग रोटेशनल एनर्जी इनटू हीट, यानी कि जो भी इंजन है उसका रोटेशनल एनर्जी को वो हीट में कन्वर्ट करता है थ्रू ड्राई फ्रिक्शन. यानी कि ड्राई फ्रिक्शन के थ्रू वो जो है रोटेशनल एनर्जी, यानी कि सपोज एक इंजन है उसका एक शाफ्ट होगा वो रोटेट होता है, यानी कि रोटेशनल एनर्जी जनरेट करता है, उसको यहाँ पे हीट में कन्वर्ट किया जाता है ड्यू टू ड्राई फ्रिक्शन. Components: brake drum, pulley. So over here you can see the figure of the Prony brake dynamometer. So over here you can see this is the pulley, जिसको ही हम बोलेंगे ब्रेक ड्रम. इट इज कनेक्टेड टू द इंजन शाफ्ट. सो यहाँ पे आप देख रहे हैं वो शाफ्ट है, यानी कि हमारा एक इंजन होगा, इंजन का शाफ्ट होगा जो रोटेट होता है, उसके ऊपर यहाँ पे पुली को कनेक्ट किया जाता है. It rotates with the prime mover and is subjected to frictional torque. यानी कि ये जो शाफ्ट है वो प्राइम मूवर के साथ कनेक्ट है, यानी कि वन टाइप ऑफ इंजन के साथ कनेक्ट है जो कि वो रोटेट होता है एंड इज सब्जेक्टेड टू फ्रिक्शनल टॉर्क. और वहाँ पे क्या है, जो फ्रिक्शनल टॉर्क जिसको हम बोलेंगे घर्षण बल के अधीन होता है. सब्जेक्टेड यानी कि उसके अधीन होता है. Wooden block, brake shoe. Two wooden blocks or friction shoe surround the pulley. So यहाँ पे आप देख सकते हो ये रेक्टेंगल जैसा शेप दिख रहा है, ये हमारा वुडन ब्लॉक है और नीचे की साइड ये आपको दिख रहा है जिसको हम बोलेंगे वुडन ब्लॉक. यहाँ पे मेंशन किया हुआ है वुडन ब्लॉक. सो बेसिकली वुडन ब्लॉक जो है वो यहाँ पे हमारा जो पुली है उसके सराउंडिंग यानी कि दोनों साइड लगा हुआ है. इट इज यूज्ड टू क्रिएटिंग द रिक्वायर्ड फ्रिक्शन. सो बेसिकली ये वुडन ब्लॉक है वो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन यानी कि हमें जो आवश्यक फ्रिक्शन चाहिए, घर्षण चाहिए, उसको क्रिएट करने के लिए यानी कि उत्पन्न करने के लिए इसका यूज किया जाता है. क्योंकि हमें मालूम है कि ये शाफ्ट है, शाफ्ट के ऊपर हमने ये पुली अटैच किया है, कनेक्ट किया है. तो जब भी शाफ्ट रोटेट होगा, ये पुली रोटेट होगा, सो बेसिकली उसके ऊपर यहाँ पे ये वुडन ब्लॉक लगाए गए हैं जो कि वो फ्रिक्शन क्रिएट करेंगे जब भी ये वुडन ब्लॉक ये पुली के कांटेक्ट में आएंगे तभी. लीवर आर्म. इट इज ऑल्सो नोन एज टॉर्क आर्म, यानी कि जो लीवर आर्म है उसको हम टॉर्क आर्म्स के नाम से भी जाना जाता है इसको. इट इज अटैच टू द वुडन ब्लॉक, यानी कि जो लीवर आर्म है उसको वुडन ब्लॉक के साथ अटैच किया गया है. तो यहाँ पे देखिए ये जो वुडन ब्लॉक है उसके साथ यहाँ पे एक आर्म अटैच किया गया है जिसको हम बोलेंगे लीवर आर्म और उसको ही हम कहेंगे टॉर्क आर्म. It measures the frictional force at a specific distance from the center. So basically ये जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स यानी कि घर्षण बल को मेजर करता है. कैसे? एट अ स्पेसिफिक डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, यानी कि सपोज ये हमारा शाफ्ट है और ये हमारा शाफ्ट का सेंटर हुआ, वहां से स्पेसिफिक डिस्टेंस यानी कि उसका जो निश्चित दूरी है
केंद्र से उसको वो मेजर करता है। टाइटनिंग बोल्ट, नट एंड स्प्रिंग, These hold the wooden blocks around the pulley। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा वुडन ब्लॉक्स है दोनों, उसको यहाँ पे पुली के साथ अगर हमें फ्रिक्शन क्रिएट करवाना है तो क्या करना पड़ेगा, दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो है ये दोनों को यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ नट एंड बोल्ट और स्प्रिंग के साथ कनेक्ट किया जाता है, तभी हम इसको रिलीज भी कर सकते हैं ये वुडन ब्लॉक को अराउंड द पुली पर से। और अगर हमें फ्रिक्शन चाहिए तो उसको अगर हम नॉट बॉल को टाइट करेंगे तो ये जो वुडन ब्लॉक है वो पुली के साथ कांटेक्ट में आ जाएगा। They are adjusted to apply, manage and vary the brake pressure। सो हमने अभी बात किया ऐसे है कि अगर हम उसको एडजस्ट करेंगे यानी कि टाइट करेंगे तो ये पुली के साथ कांटेक्ट में आ जाएंगे दोनों वुडन ब्लॉक। अगर उसको हम लूज करेंगे तो ये जो वुडन ब्लॉक है वो पुली से ऊपर उठ जाएंगे यानी कि पुली से फ्री हो जाएगा। फोर्स मेजरमेंट डिवाइस, a spring balance or weights attached to the lever arm to measure the tangential frictional force। सो यहाँ पे देखिए स्प्रिंग बैलेंस, अदरवाइज यहाँ पे आप एज्यूम कर सकते हैं ये वेट जो है उसको लेवर आर्म के साथ अटैच किया गया है जिसके थ्रू हम उसका टेंजेंशियल फ्रिक्शनल फोर्स यानी कि टेंजेंशियल यानी कि स्पर्श रेखीय हम बोल सकते हैं उसका फ्रिक्शनल फोर्स हम यहाँ पे मेजर करेंगे। तो यहाँ पे पर्टिकुलर एक फॉर्मूला होगा जिसके थ्रू हम उसको इजीली मेजर कर पाएंगे जो आपको नेक्स्ट स्लाइड में पता चल जाएगा। काउंटर वेट, सो यहाँ पे देखिए यहाँ पे काउंटर वेट अप्लाई किया गया है। It is used for balances the lever arm when the engine is unloaded। यानी कि सपोज हमारा इंजन पर कोई भी भार नहीं है यानी कि यहाँ पे वेट अप्लाई नहीं किया गया है तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे काउंटर वेट लगाया जाता है। तो सिंपल जब भी हमारा इंजन अनलोडेड है यानी कि जिसके ऊपर वेट अभी अप्लाई नहीं किया गया है तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम काउंटर वेट अप्लाई करेंगे। वर्किंग, द ब्रेक ड्रम इज अटैच्ड टू द इंजन शाफ्ट यानी कि ये हमारा इंजन का शाफ्ट है उसके ऊपर ब्रेक ड्रम यानी कि पुली को अटैच किया गया है। The lever arm is balanced using a counterweight while the system is inactive। यानी कि जब भी सिस्टम इनएक्टिव है यानी कि सपोज हम एज्यूम करेंगे कि यहाँ पे वेट अप्लाई नहीं किया गया है तभी ये लेवर को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे काउंटर वेट लगाया जाता है। When the engine starts rotating the pulley यानी कि जब भी इंजन स्टार्ट किया जाता है तो इंजन का जो शाफ्ट है उसके ऊपर पुली लगाया गया है यानी कि ब्रेक ड्रम लगाया गया है तो वो भी रोटेट होगा। The nuts and bolts are tightened bringing the wooden blocks into contact with the rotating pulley यानी कि जब भी हम ये नट एंड बोल्ट को टाइट करेंगे तभी क्या होगा ये जो वुडन ब्लॉक है वो ये रोटेटिंग पुली के कांटेक्ट में आ जाएगा। Frictional force F is generated between the wooden blocks and the pulley surface creating a torque T that acts against the rotation। सो यहाँ पे क्या होगा कि जब भी वुडन ब्लॉक ये पुली के कांटेक्ट में आएगा तो फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होगा बिटवीन दी ये वुडन ब्लॉक और ये पुली का जो सरफेस है उसके बीच में फ्रिक्शन जनरेट होगा जिसके थ्रू क्या क्या क्रिएट होगा, टॉर्क टी
विच इज एक्ट अगेंस्ट द रोटेशन, यानी कि सपोज शाफ्ट इस तरह पे रोटेशन क्रिएट करता है तो उसका टॉर्क यहाँ पे अगेंस्ट द रोटेशन यानी कि रोटेशन की विपरीत दिशा में लगेगा। द टॉर्क causes the lever arm to lift, जैसे टॉर्क यहाँ पे अप्लाई होगा यानी कि टॉर्क के कारण यहाँ पे हमारा जो लेवर आर्म है वो ऊपर उठने की ट्राई करता है यानी कि ऊपर उठता है। Weights W are added to the lever arm to bring it back to a horizontal balance position. सो टॉर्क लगने की वजह से लेवर आर्म ऊपर की तरफ उठता है। तो अभी हमें क्या करना है कि ये लेवर आर्म जो है उसको हॉरिजॉन्टल कंडीशन में रखने के लिए, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखने के लिए यहाँ पे हम वेट अप्लाई करेंगे। द टॉर्क इज कैलकुलेटेड यूजिंग T इज इक्वल टू W इंटू एल, यानी कि टॉर्क को कैलकुलेट करने के लिए सिंपल फॉर्मूला है। W यानी कि ये वेट है और ये L यानी कि यहाँ पे शाफ्ट का जो सेंटर है उसका जो डिस्टेंस है यहाँ पे काउंटर वेट तक का, वो उसको हम L से डिनोट करेंगे। सो T इज इक्वल टू W इंटू एल, where L is equal to length from the shaft center, यानी कि यहाँ पे शाफ्ट सेंटर से काउंटर वेट तक का डिस्टेंस जिसको हम L बोलेंगे जो कि लेंथ है। A tachometer measures the speed n in RPM while the engine is under this load, यानी कि जब भी इंजन लोड कंडीशन में होगा यानी कि इंजन रोटेट होता है तभी हम उसका स्पीड मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ टैकोमीटर। राइट, टैकोमीटर इट इज वन टाइप ऑफ डिवाइस जिसको यहाँ पे हम अटैच करेंगे इस शाफ्ट के साथ, तो हमें उसका रिवॉल्यूशन पर मिनट मिलेगा यानी कि मिनट में वो कितना रिवॉल्यूशन जनरेट करता है। द ब्रेक पावर इज कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉर्मूला, यानी कि ब्रेक पावर को मेजर करने के लिए हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। ब्रेक पावर इज इक्वल टू ट्वाइस पाई WLN upon 60, where W is equal to weight और force, यानी कि ये हमारा W है जितना वेट हम अप्लाई करेंगे लेवर आर्म को हॉरिजॉन्टल पोजीशन में मेंटेन करने के लिए। कैपिटल L इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्म, यानी कि यहाँ पे शाफ्ट से यहाँ पे उसका जो L है वो लेंथ ऑफ द आर्म कहा जाएगा। कैपिटल N is equal to speed. Advantages: सिंपल इन कंस्ट्रक्शन एंड चीप, यानी कि इसका जो कंस्ट्रक्शन है उसका निर्माण है वो सरल एंड सस्ता होता है। इजी टू ऑपरेट, इसको हम इजीली ऑपरेट कर सकते हैं यानी कि संचालित कर सकते हैं। suitable फॉर मेजरमेंट ऑफ स्मॉल पावर, यानी कि स्मॉल पावर यानी कि कम शक्ति को मेजर करने के लिए ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। डिसएडवांटेजेस: इट इज एन एब्सॉर्प्शन डायनेमोमीटर सो द फ्रिक्शन जनरेट्स हीट, यानी कि एब्जॉर्प्शन डायनेमोमीटर है यानी कि अवशोषित करता है, इसके लिए वो क्या जनरेट करता है, हीट जनरेट करता है। यानी कि बेसिकली हम कह सकते हैं कि फ्रिक्शन से, घर्षण से यहाँ पे हीट यानी कि ऊष्मा उत्पन्न होती है। Therefore, this type of dynamometer requires cooling, यानी कि यहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होता है। सो बेसिकली इस टाइप के डायनेमोमीटर को कूलिंग यानी कि जो शीतलन की आवश्यकता होती है। If the driving torque is not uniform, the dynamometer is subjected to severe oscillation, यानी कि सपोज यहाँ पे ड्राइविंग टॉर्क यानी कि जो भी टॉर्क प्रोड्यूस होता है वो यूनिफॉर्म नहीं है यानी कि एक समान नहीं है, तो यहाँ पे जो डायनेमोमीटर में
सीवियर यानी कि तीव्र, ऑसिलेशन यानी कि दोलन उत्पन्न होता है। With time blocks wear out and the coefficient of friction is reduced। यानी कि जैसे जैसे टाइम बीतता है, समय बीतता है, तो यहाँ पे जो ब्लॉक्स है, वुडन के ब्लॉक्स, वो वियर हो जाते हैं यानी कि घिस जाते हैं, जिसकी वजह से उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रिड्यूस होता है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी कि म्यू इज इक्वल टू एफ अपॉन एन। सो बेसिकली सिंपल टर्म में हम यह कह सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें यह बताता है कि सरफेस जो है वो कितना रफ है और कितना स्मूथ है। तो इसका जो वैल्यू होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का, वो 0 से 1 के बीच में होता है। सो अगर हम सिंपल एग्जांपल लेंगे तो सपोज हमारे पास एक आइस का एक स्लाइड है और उसके ऊपर हम स्टील का एक रोड को सरकाएंगे यानी कि स्लाइड करेंगे, तो वह आसानी से स्लाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो भी आइस है और हमारा स्टील का रोड है, उन दोनों के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लेस है यानी कि कम है, इसलिए वो आसानी से उसके ऊपर स्लाइड हो जाता है। और उसका विपरीत एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज वही स्टील का रोड है, उसको हम एक कंक्रीट का सतह सरफेस है उसके ऊपर स्लाइड करेंगे, तो वो इजीली मूव नहीं होगा यानी कि डिफिकल्ट टू मूव। क्यों? क्योंकि जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो स्टील का रोड और जो भी कंक्रीट का सरफेस है उसके बीच का वो ज्यादा है, इसीलिए वो इजीली मूव नहीं होता है। The brake can no longer be used for measurement of power। यानी कि सपोज इस तरह के जो ब्लॉक्स अगर वियर हो जाते हैं, घिस जाते हैं, तो इस तरह का जो ब्रेक है उसको हम बेसिकली पावर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल नहीं करते। Thank you for watching. Like, comment, share and subscribe to my channel.